टाटा ने तो फिर से मचा दिया। कल हैरियर ईवी लॉन्च हुआ और जो फीचर्स का लिस्ट था, ओ माय गॉड, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा था। मैं लिस्ट बना रहा था ना, ये कितना लंबा लिस्ट बन रहा है। और फिर जब मैंने बाकी से कंपैरिजन किया था, हैरियर ईवी का जो असली कंपैरिजन है वो शायद सिर्फ एक्सईवी 9 से है, उस प्राइस रेंज काइंड ऑफ साइज रेंज में। तो एक जल्दी से कंपैरिजन कर लेते हैं। अगेन, आपका भाई इतना तो बड़ा हुआ नहीं है कि हैरियर ईवी के लॉन्च में पहुंच जाए, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ और पूरे दिल लगा के कर सकता हूँ वो है पेपर पे एनालिसिस। शुरू करते हैं हैरियर ईवी वर्सेस एक्सईवी 9, किसमें क्या बेटर है, प्रोज एंड कॉन्स, और अगर आपको लेना है तो आपको क्या लेना चाहिए। आपने इन दोनों के ही डिजाइन डिटेल्स तो दूसरे वीडियोस में देख लिए होंगे, तो मैं आपके साथ इस वीडियो में वो सारे टेक्निकल डिटेल्स कंपेयर करता हूँ, जिसके बाद आपके लिए इजी हो जाएगा डिसीजन लेना। तो एंड तक देखिए और कोई भी सेक्शन स्किप मत कीजिए, ताकि आपको इन दोनों कार के बारे में वो सारा कुछ पता हो, जिससे कि आप बेटर डिसीजन ले सके अपने लिए। पहले स्टार्ट करते हैं डायमेंशन एंड ओवरऑल गाड़ी का साइज। एक ग्लांस में एक्सईवी 9 तो ऑलमोस्ट हर डायमेंशन में बड़ा है। सिर्फ हैरियर का हाइट है जो एक्सईवी से थोड़ा सा ज्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस ऑलमोस्ट सेम है, एंड ये जो बूट स्पेस है वो सारे सीट ऊपर करके है। एक्सईवी का जो एक्सटेंडेड बैक है उसकी वजह से उसमें ज्यादा बड़ा बूट है। हैरियर में एक्चुअली बैटरी पैक की वजह से जो बूट है उसमें थोड़ा सा हम्प है, तो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है प्रैक्टिकली यूज करते समय। अब चलते हैं पावर में, जिसमें हैरियर ने कुछ अलग ही कर दिया है। तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो है इसके टॉर्क में, जो कि ऑल व्हील ड्राइव में 500 न्यूटन मीटर टॉर्क है। आई डोंट थिंक आपके नॉर्मल रोड्स या फिर किसी भी रफ टेरेन में भी आपको कभी मुश्किल होगा इसमें। लेकिन ये जो टॉर्क है वो जो रियर व्हील ड्राइव ओनली वाले जो ऑप्शन है उसमें थोड़ा सा कम होगा। मेरे कैलकुलेशन एक्सट्रापोलेशन के हिसाब से अराउंड 330 टू 350 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा वो। और अगर टॉप स्पीड की बात करें तो एक्सईवी 9 का तो 200 प्लस है। और टाटा के केस में जैसे पहले कर्व में टाटा ने उसको 160 किलोवाट पे लिमिट कर दिया था, उसके ऊपर एक्सेलरेशन लेता ही नहीं है। मे बी इस बार फिर से वैसे ही कुछ हो और अराउंड 200 के आसपास हो, बट इतना तो एक्सपेक्टेड है। पिकअप की बात करें तो 0 to 100 ऑल व्हील ड्राइव वाला ऑप्शन 6.3 सेकेंड्स में। अब तो ये नंबर्स इतने छोटे होते जा रहे हैं कि अनलेस कोई रेस कर रहा हो, पिकअप की कमी बिल्कुल भी कभी फील नहीं होगी। और ये भी ऑल व्हील ड्राइव का है, तो मे बी रियर व्हील ड्राइव का टाइमिंग थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट देखते हैं वो सारी डिटेल्स जब शेयर करेंगे टाटा। और जो ड्राइव मोड है वहीं पर मेन डिफरेंस है। जो सारा एक्स्ट्रा पावर एक्स्ट्रा पिकअप जो दिख रहा है वो सारा कुछ, क्योंकि हैरियर में ऑप्शन है ऑल व्हील ड्राइव का, वो सिर्फ 75 किलोवाट वाले ऑप्शन में आएगा। और एक्सईवी के केस में फिलहाल सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन है। अभी तक उसमें महिंद्रा ने ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन नहीं दिया है। ये जो ऑल व्हील ड्राइव है उसमें एक डाउन साइड भी होगा कि पावर तो बहुत होगा, लेकिन इससे एनर्जी कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। और जो इनके जो मोटर का पावर है उसके हिसाब से अबाउट 1.5x तक बढ़ जाएगा एनर्जी कंजम्पशन रियल व्हील ड्राइव के कंपैरिजन में। ओके, अब चलते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, जो कि ईवी के लिए होता है बैटरी पैक। अब बैटरी पैक की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में दो ऑप्शंस आते हैं। जो लोअर वेरिएंट्स है उसमें हैरियर में 65 और एक्सईवी में 59 किलोवाट। तो यहाँ पर हैरियर वाले ऑप्शन थोड़े से बेटर होंगे। लेकिन अगर टॉप एंड वाला देखें तो वहाँ पर हैरियर में अप टू 75 किलोवाट ही आता है, जबकि एक्सईवी में 79 किलोवाट है। अब ये 3-4 किलोवाट से जो ओवरऑल रेंज है उस पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इनके क्लेम रेंज है उसमें भी जो टॉप एंड है उसमें कुछ 30 का ही डिफरेंस है। और जो 65 किलोवाट का है वो एक्स्ट्रापोलेटेड है। अगर 75 में 627 के चल रहा है तो फिर 65 में 595 होना चाहिए। इन दोनों गाड़ियों के रेंज अगर सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। आई गेस हफ्ते में एक बार भी चार्ज करने से काफ़ी होगा ये, बट ये रेंज तब कम लगता है जब हम लोग हाईवे पे होते हैं। और अगर डीसी फास्ट चार्जिंग हो तो फिर हाईवे का ट्रैवल ईजी हो जाता है। अब टाटा ने अपना जो डीसी फास्ट चार्जिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है 120 किलोवाट पे, बट एक्सईवी में ऑलरेडी वो 140 किलोवाट है। अब यहाँ पर एक चैलेंज ये है कि जो इंडिया में करेंटली चार्जर्स हैं वो रेयरली 150 के ऊपर वाले हैं। 120 वाले भी थोड़े से कम हैं, लेकिन वो शेयर्ड होते हैं। तो जो सबसे कॉमनली यूज होता है वो अबाउट 60 किलोवाट, क्योंकि अगर 120 वाले में दोनों गन यूज़ हो रहे हैं तो दोनों में 60 किलोवाट यूज़ होगा। और एक और जो चीज़ टाटा ने मेंशन किया 1.5C चार्जिंग, तो वो बेसिकली ये होता है कि जो बैटरी पैक है, लेट्स से 75 किलोवाट का जो बैटरी पैक है उसका 1.5 टाइम्स बैटरी चार्जिंग का कैपेसिटी। तो बेसिकली उसका मतलब है कि 1.5 से मतलब हर घंटे में 150% चार्ज हो सकता है ये। लेकिन दूसरा पार्ट ये भी है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, जो पावर सप्लाई है चार्जर पे, वो भी कांस्टेंट होना चाहिए इतना हाई। और अगर घर पे चार्ज करने की बात करें तो दोनों में ही जो वॉल चार्जर है वो तो 3.2 किलोवाट का ही होता है,
जो कि एक सिंपल 15-16 एम्पियर वाले सॉकेट से हो जाता है। लेकिन अगर वॉल चार्जर, जो वॉल माउंटेड चार्जर्स की बात करें, तो हैरियर में अभी भी सिर्फ 7.2 किलोवाट ही सपोर्ट होता है। इसमें तो 10-11 घंटे के ऊपर इजीली लगेंगे। एक्सयूवी में वो चीज़ 11.2 किलोवाट तक है। इन दोनों को ही इंस्टॉल करने में जो हमारे घर का इन जनरल इंडिया में लोड कैपेसिटी होता है वो 5 to 6 किलोवाट होता है। तो अगर आपको इंस्टॉल करना है तो पहले आपको अपना लोड कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा, जिसका कि कोई फिक्स्ड कॉस्ट भी होगा और मंथली कॉस्ट भी शायद सिर्फ उस अपकीप का बढ़ जाएगा। और जो इन दोनों ही कंपनीज ने क्लेम किया है कि 20 to 80%, जो कि जनरली हाईवे पे मोस्ट यूजफुल रेंज होता है बैटरी परसेंटेज का, उतना ये 25 और 20 मिनट्स में चार्ज कर देगा। बट अगेन यहाँ पर भी एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत सारे हैं, तो रेयर है कि इनको अपने अपने कैपेसिटी जितना पूरा चार्जर मिले। तो अगर दोनों को 60 किलोवाट मिलता है तो दोनों को सेम टाइम लगेगा। और एक जो एडिशनल फीचर आता है हैरियर में वो है व्हीकल टू लोड और व्हीकल टू व्हीकल चार्जिंग। उसको कैप किया हुआ है 3.2 एंड 5 किलोवाट पे। फॉर एग्जांपल अगर दूसरे किसी कार कार को चार्ज की ज़रूरत है तो हैरियर में एक एडिशनल प्लग लगा के वो एज अ चार्जर काम कर सकता है दूसरे वाले ईवी के लिए। um, ये एक शायद रेयर सिचुएशन होगा, बट जो व्हीकल टू लोड है वो काफ़ी यूज़फुल है। आपने वीडियोस देखे होंगे, लोग बर्फ़ में फंसे हुए हैं और वहाँ पर चाय बना रहे हैं, पकौड़े तल रहे हैं। बट ये ऑप्शन XCV90 में सपोर्टेड नहीं है। अब चलते हैं इन दोनों गाड़ियों के जो मेन यूजेबिलिटी बढ़ाने वाले फैक्टर्स पे। तो दोनों में ही एडास लेवल 2 आता है। अब महिंद्रा उसको एडास लेवल 2 प्लस बोलता है और टाटा उसको लेवल 2 विद 22 फीचर्स बोल रहा है। और उसके अलावा बाकी इनमें दोनों में पार्क असिस्ट समन मोड्स हैं। और ओवरऑल जो सेफ्टी रेटिंग होता है वो हैरियर का तो अभी हुआ नहीं है टेस्ट, बट जो उसका एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म है और जो टाटा का पास्ट परफॉर्मेंस है, तो उसमें ज़्यादा डाउट नहीं है कि वो भी 5 स्टार ही होगा। अब ये देखना है कि XCV90 ने एडल्ट सेफ्टी में उसको परफेक्ट स्कोर मिला था 32 आउट ऑफ 32, और ये 5 स्टार रेटिंग तो है ही। अब इंटरेस्टिंग होगा कि हैरियर भी अगर एडल्ट सेफ्टी में या फिर चाइल्ड सेफ्टी में पूरा 100% स्कोर ला सकता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि ये जो एडास फीचर्स बोलते हैं वो इतने सारे फीचर्स होते क्या है, मतलब एक्चुअली इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो मैंने एक ही डिटेल कंपैरिजन किया कि इन दोनों में वो एक तो होते क्या है ये 22 फीचर्स, क्योंकि 4-5 होते हैं जो कॉमनली सबको पता है, सबको यूज़ होते हैं। लेकिन जो कंपनीज़ क्लेम करते हैं एडास फीचर्स में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। तो मैं ये सारे आपको एक-एक करके समझाऊँगा। और अगर आपको एडास फीचर्स में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सीधा अगले सेक्शन पे स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एडास जानना है कि होते क्या हैं ये सारे फीचर्स और एक्चुअली में क्या मिल रहा है इन दोनों में, तो ये रहे उसके सारे डिटेल्स। और इतने सब इन्फॉर्मेशन के बीच में मैं एक चीज़ आपको बोलना ही भूल गया। अगर आपको ये वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो या तो कार एंथुसियास्ट या फिर वो अभी न्यू कार ढूंढ रहे हैं। तो जल्दी से इन डिटेल्स में चलते हैं। तो अब एक बार देखते हैं कि ये लोग जो बोलते हैं कि हमारे पास एडास लेवल 2 है, 2 प्लस है, 22 फीचर्स हैं, वो एक्चुअली में होते क्या है। जो हम लोगों को कॉमनली पता होता है वो है जस्ट ऊपर के जो 4-5, और इनमें से मेजॉरिटी फीचर्स दोनों गाड़ियों में विद माइनर डिफरेंसेस जिनको कि मैंने हाईलाइट किया है। और कुछ हैं जिनके बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन मिला नहीं, सो मोस्टली इंक्लूडेड है कुछ केसेस में, कुछ जगह मोस्टली नहीं इंक्लूडेड, वो मैं कवर कर लूँगा। एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, जो कि सामने वाली गाड़ी के हिसाब से स्पीड मेंटेन करता है। लेन कीप असिस्ट होता है जो गाड़ी को सेंटर में रखता है लेन्स के बीच में, अगर लेन्स मार्क्ड है तो। और जो उसी से रिलेटेड होता है एक और, वो है लेन डिपार्चर वार्निंग, जो कि अगर इंडिकेटर बिना दिए लेन क्रॉस करने का ट्राई किए तो स्टीयरिंग वाइब्रेट होता है और बीच में लाने का ट्राई करता है। ये भी दोनों गाड़ियों में है। अब जो चौथा है वो है ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, जो कि सिंपली सामने अगर हम लोग स्पीड कम नहीं कर रहे हैं और सामने जो भी व्हीकल है वो बहुत पास आ गया है या हम उसके बहुत पास पहुंच गए हैं, तो ये खुद से ब्रेक लगाता है। स्लो स्पीड में तो ये पूरा ब्रेक लगा के रोक देगा, और हाई स्पीड में वो स्लो डाउन करने का ट्राई करेगा। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि लेन चेंज करते समय अगर उसको दिखता है तो वो थोड़ा सा ब्रेक लगाता है, बट अगर सामने का ऑब्स्टेकल क्लियर हो गया तो फिर वो ब्रेक हटा देता है। ओके, अगला जो है फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, तो ये वाला सिर्फ वार्निंग होता है। तो ये टेक्निकली इमरजेंसी ब्रेकिंग के पहले का स्टेप है। तो जनरली इसमें सेटिंग होते हैं हाई, मीडियम, लो। अगर आप हाई पे सेट कर दें तो ये सामने वाले व्हीकल से या किसी भी ऑब्जेक्ट से जब डिस्टेंस ज़्यादा होता है तभी वो वार्निंग जो भी या तो साउंड करेगा या फिर जो विजुअली दिखाएगा, ताकि ड्राइवर रिएक्ट कर ले। और वो ना करे तो फिर ए बी किक इन होता है।
लेकिन अगर फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग को ही अगर लो पे सेट कर दें, वो काइंड ऑफ इमरजेंसी ब्रेकिंग के साथ ही अप्लाई होता है, तो वो वार्निंग दिखाएगा बट साथ में ब्रेक भी लगाएगा, तो झटके लगेंगे। जो अगला है वो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। तो ये है जो हमारे साइड वाले जो लेन्स हैं, जिसमें कि हमारा रियर व्यू मिरर में भी कोई गाड़ी नहीं दिख रही है और साइड मिरर में भी नहीं, क्योंकि वो कुछ ऐसे 60 डिग्री पीछे हैं हमारे, तो उसके लिए काम आता है ये ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग। कुछ गाड़ियों में ये ए पिलर पे होता है और कुछ गाड़ियों में ये जो रियर व्यू मिरर होता है बाहर वाला, उसमें इसका इंडिकेटर होता है। ये अलर्ट साउंड से भी करता है और जो इंडिकेटर होता है उसको ब्लिंक करके भी। ये तो हो गया जब हम लोग गाड़ी नॉर्मल चला रहे हैं। जो एक और एक काइंड ऑफ ब्लाइंड स्पॉट वाला ही जो एक्सटेंशन होता है, वो होता है रियर क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट। तो जब हम लोग रिवर्स कर रहे होते हैं, तो जो लेट्स से कि हम लोग किसी रोड के 90 डिग्री पे खड़े हैं, तो जब रिवर्स कर रहे हैं तो लेफ्ट और राइट से जो गाड़ियाँ आ रही है वो हमको दिखती नहीं है। तो जब पीछे सेंसर्स लगे हैं वो ये इंडिकेट करते हैं कि वहाँ से कोई गाड़ी है, कुछ भी मूवमेंट हो रहा है, तो वो इंडिकेट करता है। आई डोंट थिंक यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं, वो सिर्फ अलर्टिंग सिस्टम है। फिर जो अगला है वो ट्रैफिक साइन रिकग्निशन। तो ये तो सिंपली जो स्पीड लिमिट्स और नो क्रॉसिंग, नो ओवरटेकिंग वाले जो साइंस होते हैं, बस उनको रीड करता है। और ये है तो दोनों में, लेकिन एक्ससीवी के केस में ये एचयूडी यूनिट में दिखता है। एचयूडी यूनिट वो होता है जो ट्रांसपेरेंट ग्लास में आपको गाड़ी का स्पीड और रोड की जो भी साइंस है वो सब यहाँ पर दिखाता है। ये ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ इसमें दिखाता है एक्सयूवी 9 में। एक्सपीरियंस करने से उसका जो मेन यूज समझ में आएगा। ओके, अगला आता है ड्राइवर अटेंशन मॉनिटरिंग। ये होता है कि जब ड्राइवर या तो बहुत देर से गाड़ी चला रहा हो या फिर रोड पे ध्यान ना दे रहा हो, गाड़ी लेन के बाहर जा रही हो बार बार, तो उन सारे सिचुएशंस में कार डिटेक्ट करता है कि जो भी ड्राइवर इज नॉट पेइंग अटेंशन, और फिर ये अंदर में अलर्ट साउंड करता है। अब एक्सयूवी के केस में तो ये एक कैमरा बेस्ड स्मार्ट यूनिट है। तो ये एक्चुअली ड्राइवर के आईज को ट्रैक करता है कि ड्राइवर सो तो नहीं रहा है, और एक्चुअली ड्राइवर के मूवमेंट्स को ट्रैक करता है। पुराने टाटा की कार्स में जिसमें भी ये ऑप्शन था वो स्मार्ट नहीं था, वो सिंपली टाइम पे सेट था कि हर घंटे वो याद दिलाएगा और 4 घंटे के बाद वो बोलेगा कि अब ब्रेक लो। इस केस में मेंशन नहीं किया हुआ है अलग से, लेकिन आई डोंट थिंक है, क्योंकि जो कैमरा है वो सिर्फ फ्रंट फेसिंग था, जो कि डैश कैम का काम करता है। इंटीरियर के लिए शायद हैरियर में कैमरा नहीं है वो। अब जो एडास लेवल 2 प्लस वाला फीचर है वो एक ये है, ऑटो पार्क असिस्ट या फिर सेल्फ पार्किंग। स्क्रीन में आपको पार्किंग सेलेक्ट करना होता है और उसके बाद अरे गाड़ी खुद से वहां पर पार्क करेगी। अब ये पैरेलल पार्किंग, 90 डिग्री पार्किंग, ये सारे पार्किंग कर सकता है। कितना यूजफुल है, कितना एफिशिएंट है, वो तो मैं अभी बता नहीं सकता। और जो इसी का जो रिलेटेड एक और होता है वो होता है समन मोड। वो उसमें भी आप कार के रिमोट से ही आप गाड़ी को आगे पीछे कर सकते हो। तो वो अगर बहुत ही कंजेस्टेड पार्किंग है, वैसे सिचुएशंस में काम आ सकता है जब वो खुद से बाहर आ जाएगा कार। ओके, अब आ जाते हैं सराउंड व्यू कैमरा, जो 360 कैमरा होता है। तो अब वो भी एडास का फीचर होता है। तो ये वो सारे फीचर्स हैं जो हम लोग, पता नहीं, मैं नहीं कंसिडर करता था एडास में, बट ये कंपनीज कंसिडर करती है। तो ये 360 कैमरा है एक्सयूवी के केस में, बट हैरियर ने इसको एक और नॉच ऊपर ले गया। और आई थिंक इस बजट में, इस सेगमेंट में और कोई दूसरी गाड़ी नहीं है जिसमें ऐसे ऑप्शंस आते हो। तो बेसिकली क्योंकि हैरियर को टाटा ने एक ऑफ रोडिंग ईवी के हिसाब से प्लेस किया है, तो 360 कैमरा में सिर्फ ऊपर का व्यू दिखता है। बट यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट बोनेट वाला भी ऑप्शन आता है, जिससे कि गाड़ी के नीचे क्या है, कोई पत्थर है या फिर गड्ढा है, वो भी आपको दिखेगा। आई गेस इंडिया में ये है काम का, क्योंकि गड्ढों से बचा के चलने में भी ये काम आएगा। यहाँ पर स्मार्ट नहीं है, ये सिंपली कैमरा दिखाएगा, ये गड्ढों से खुद से नहीं बचाने वाला है। ये सिर्फ विजुअली दिखाएगा। ओके, अगला जो है हाई बीम असिस्ट। तो ये सिंपली जब ऑटो हेडलैम्प ऑन होता है, जो बेसिक इसका सेटिंग है कि दिन है तो ऑफ हो जाएगा, रात है तो ऑन हो जाएगा। अब उसी में एक और जो नेक्स्ट स्टेप होता है स्मार्टनेस का, वो होता है हाई बीम असिस्ट। तो आप उसको अगर एक बार ऑटो में रख के हाई वाला जो पुश करके आप छोड़ देंगे, तो ये सामने वाले लाइट के हिसाब से अपर और डिपर करेगा। तो अगर आप खाली रोड पे अंधेरे में चल रहे हैं तो ये अपर रखेगा, बट अगर सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो उसका लाइट को डिटेक्ट करके ये अपना लाइट को लोअर कर लेगा, ताकि सामने वाले ड्राइवर के आँख में ना लगे। और जो मैंने अभी तक देखा है उस केस में तो ये टेल लाइट्स को भी देख के नीचे कर लेता है। इट इज़ अ गुड असिस्ट, लेकिन ये स्मार्ट नहीं है इंडियन कंडीशंस के लिए। अगर सामने वाला अपर करके रखा है तो भी ये अपर नहीं करेगा। ओके, अब जो अगला है वो है लेन चेंज असिस्ट। तो ये बेसिकली जब आप इंडिकेटर देते हैं, तो अगर ब्लाइंड स्पॉट्स में कोई गाड़ियां हैं तो ये आपको टर्न नहीं करने देगा। और बेसिकली ये चेक करता है कि कोई गाड़ियां नहीं है, तभी आपको लेन चेंज करने देगा, इवन अगर आप इंडिकेटर दे के रखे हो तो। ये भी एक काफ़ी यूजफुल है। अब
ये बाइक्स को कितना डिटेक्ट कर पाता है वो तो नहीं पता, बट कार्स को और बड़ी गाड़ियों को तो ये इजीली डिटेक्ट करता है, और ये आपको लेन में रखेगा जब तक साइड का जो भी, या तो आप आगे निकलना जाए या फिर वो साइड वाली गाड़ी ना हट जाए वहाँ से। अगला जो है वो है रियर कलिजन वार्निंग। तो अगेन ये सिर्फ वार्निंग है, ये कोई और एक्शन नहीं लेता है, और ये सिंपली ये सेंस करता है कि पीछे वाली जो व्हीकल है अगर वो आपके स्पीड के रिलेशन में वो काफ़ी फास्ट आपके पास आ रहा है और उसका जो ट्रेजेक्टरी है वो आप ही की तरफ है, तो ये अपने बेसिकली ब्लिंकर्स ऑन करेगा, लाइट दिखाएगा, आवाज़ करेगा, जस्ट कि पीछे वाले को समझे कि भाई यहाँ पर गाड़ी है और स्लो है, तो वो खुद से मैन्यूवर कर ले। बट जो ड्राइवर है वो उसके लिए यहाँ पर कोई एज सच असिस्ट नहीं है, बस ये पीछे आने वाली गाड़ियों के लिए है कि यू आर गोइंग टू क्लोज टू द कार। ओके, अब जो अगला है वो है अडैप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट। तो ये जब बेंड्स होते हैं रोड पे, जो कर्व्स होते हैं, जैसे कि आपने 80 पे स्पीड लिमिट सेट कर दिया है, बट आगे एक काफ़ी स्टीप टर्न है, तो ये लेन का जो कर्वेचर है उसको चेक करके वो स्पीड को रिड्यूस कर देता है ताकि कार बैलेंस रहे। बॉडी रोल भी कंट्रोल होता है, सेफ्टी वाइज भी दिस इज गुड। अब अगला जो है क्रॉस विंड असिस्ट। तो क्रॉस विंड तो सिंपली वो कि जब आप हाईवे या किसी रोड पे भी जा रहे हैं तो आपके डायगोनली या बेसिकली 90 डिग्री पे हवा आ रहा हो, तो उसकी वजह से कार काफ़ी इम्बैलेंस हो सकता है। अभी कैसे करता है आई हैव नो आइडिया, लेकिन फीचर इज कि ये असिस्ट करता है, इट स्टेबलाइजेस द व्हीकल। और ये एक्सईवी में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है, सो आई एम नॉट श्योर कि ये एक्सईवी में है या नहीं है। ओके, अब इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट, ये भी जो लेवल 2 प्लस वाला एक फीचर है। सो जो पहले वाले जो थे, ऊपर वाले जो इमरजेंसी ब्रेकिंग और ये सब, वो आपकी गाड़ी को लेन में रख के बस रोकेगा ताकि वो आप सामने वाली गाड़ी से टकरा ना जाओ। लेकिन जो इवेसिव स्टीयरिंग असिस्ट है वो एक और लेवल आगे है। सो आपके सामने गाड़ी है, आप हाई स्पीड पे चल रहे हैं और आप लेन चेंज नहीं किए हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये उस केस में साइड वाले लेन को चेक करेगा और ये बेसिकली लाइक ब्रेक और स्टीयरिंग दोनों को मिला के आपको कोलिजन से बचाएगा। ओके, अब जो अगला है वो है जंक्शन असिस्ट। अभी जैसे रियर कोलिजन वार्निंग था, ये कुछ वैसा ही है कि जब आप एक 90 डिग्री वाले जो क्रॉस रोड से निकल रहे हो, अगर वहां पर लेट्स से कि साइड से जो आपके लेफ्ट और राइट वाले जो आने जाने वाले जो लाइंस हैं, अगर वहां से कोई आपका जो रोड है वो क्रॉस कर रहा है, तो फिर ये उसमें एड करता है। अभी उसमें ब्रेक लगाएगा या स्टीयरिंग से डायरेक्शन चेंज करेगा ये तो मैं श्योर नहीं हूँ। ओके, अब जो अगला है वो है स्पीड लिमिट असिस्ट। जो नॉर्मल एडास 2 के जो फीचर्स होते हैं, जो ऊपर भी जो साइन डिटेक्शन है, तो उसमें वो सिर्फ डिटेक्ट करता है कि भाई स्पीड लिमिट 80 है और आप 90 पे चल रहे हो तो ब्लिंक करेगा, 80 पे चल रहे हो तो नहीं करेगा। बट जो स्पीड लिमिट असिस्ट है, अगर उसको ऑन कर दें तो फिर स्पीड लिमिट अगर 80 है तो वो 80 पे चलेगा, 90 है तो वो 90 पे इंक्रीज कर लेगा। बेसिकली ये एक और स्टेप क्लोजर ऑटोनोमस ड्राइविंग के। फिर अगला जो आ जाता है ऑब्स्टिकल डिटेक्शन। तो ये काफी सब्जेक्टिव है। अब वो ऑब्स्टिकल में इंसान हो सकता है, गाय हो सकता है, कोई बैरिकेड हो सकता है, एंड ये बेसिकली उसको ये डिटेक्ट करता है कि जो भी एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और उसके हिसाब से वो ब्रेक लगाएगा। अब ये हैरियर के केस में फ्रंट और रियर दोनों में है, और एक्सईवी के केस में आई थिंक ये मोर एडवांस्ड है क्योंकि यहाँ पर 12 अल्ट्रासोनिक सेंसर्स है। ओके, अब जो अगला है वो है हिल डिसेंट कंट्रोल। सो बेसिकली जो गियर वाली गाड़ियों में होता था कि जो नॉर्मली बोला जाता है कि आप जिस गियर में गाड़ी को ऊपर चढ़ाएंगे किसी भी अपहिल में, डाउनहिल में भी उसी सेम गियर में डाउनहिल में रखें ताकि कंट्रोल्ड स्पीड में वो नीचे आए। अब ईवी के केस में ऑटोमेटिक कार्स में हिल डिसेंट कंट्रोल अलग से ऐड जाता है। हैरियर के केस में ये जो टेरेन मोड्स है उससे रिलेटेड है, हिल वाले जो भी मोड्स है उसमें ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और एक्सयूवी के केस में इसके लिए एक डेडिकेटेड बटन है जिसको मैनुअली ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो ये करेगा ये कि अगर नीचे जा रहे हैं आप, तो भी वो जो स्लैंट के हिसाब से स्पीड को लिमिट में रखेगा, एंड आई थिंक 30 के ऊपर ज़्यादा क्रॉस नहीं करता है, 30 या 35 के ऊपर क्रॉस नहीं करता है। लास्ट वाला जो है वो है ऑगमेंटेड रियलिटी। अब ये एक जो फीचर है कि HUD में भी आपको दिखता है कि जो टर्न लेने हैं आपको वो किधर से जाने हैं, बेसिकली वीडियो गेम जैसा फीलिंग आता है। और नो, ये ऑगमेंटेड रियलिटी का ही पार्ट है या नहीं, बट एक और चीज़ जो XCV 9 में है वो है कि जो एडास वाला जो डिस्प्ले है उसमें टाटा के केस में सिर्फ आपको सामने कार है या नहीं या कोई भी व्हीकल है या नहीं, बस उतना ही दिखाएगा। लेकिन XCV के केस में ये अगर इंसान है तो इंसान डिटेक्ट करता है अलग से, गाय है तो गाय को अलग डिटेक्ट करता है, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी, ट्रक, उन सबको अलग अलग डिटेक्ट करता है। तो ये जैसा टेस्ला में होता है, अगेन एक और एडवांस्ड
एडास का फीचर है। ओके, इसके बाद आपको किसी भी एडास फीचर के बारे में कोई सवाल नहीं बचा होगा, लेकिन अगर कोई भी सवाल हो तो प्लीज कमेंट में शेयर कीजिए और मैं आपको उसका आंसर देने का ट्राई करूंगा। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं जो हमारे कोर कंपैरिजन में। तो अब जो हमने एडास और सेफ्टी कवर कर लिया, अब उसके बाद इंफोटेनमेंट और वारंटी की बात कर लेते हैं। तो हैरियर के केस में जो ड्राइवर वाला कंसोल है वो तो 12.3 इंच है, जो कि XCV90 के केस में भी सेम है। लेकिन जो सेंटर वाला स्क्रीन है वो कुछ नया है हैरियर ईवी में। एक तो साइज में ये 14.5 इंच है, आई थिंक साइज में ये सबसे बड़ा नहीं है। लेकिन ये जो नियो QLED स्क्रीन है, सैमसंग का है, ये जो स्क्रीन है ये पहली बार किसी भी कार में यूज़ किया हुआ है। एंड QLED है तो इसका क्वालिटी काफ़ी बेटर होगा बाकी सबसे। और इसके कंपैरिजन में XCV90 में एक और तीसरा स्क्रीन भी मिलता है, तो वहाँ पर 3 स्क्रीन लाइन से हैं और सारे ही 12.3 इंचेस के लिए। जो तीसरा स्क्रीन है वो पैसेंजर, जो को पैसेंजर होता है उसके सामने होता है। आई थिंक आइडिया है कि जो को पैसेंजर है उसके एंटरटेनमेंट के लिए। बट अगर वहाँ पर कोई वीडियो चल रहा हो तो आई डोंट नो कि वो ड्राइवर का ध्यान भटकाएगा किस कैसे, या उसको कैसे रोकते हैं। स्पीकर्स की बात करें तो आई डोंट रियली नो कौन सा बेटर है। हैरियर में JBL ब्लैक कुछ एक नया आया है, 10 स्पीकर्स हैं उसमें। और XCV के केस में हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर्स हैं। तो ये 16 स्पीकर वाला सेटअप तो पहले भी XCV 700 में महिंद्रा ने किया, तो ये काफ़ी इमर्सिव साउंड के लिए। अब थोड़े से एडिशनल फीचर्स की बात कर लेते हैं। इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि ये कुछ लोगों के लिए नेसेसिटी होता है, कुछ लोगों के लिए बस गिमिकी है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो सीट एडजस्टमेंट की बात करें तो हैरियर के केस में ड्राइवर सीट तो 6 वे एडजस्टेबल है पावर, बट को पैसेंजर के केस में सिर्फ 4 वे है, वहाँ लंबर सपोर्ट नहीं है। XCV के केस में 6 वे है फॉर बोथ ड्राइवर एंड को पैसेंजर, और वो दोनों ही पावर्ड हैं। और सनरूफ की बात करें, हैरियर के केस में तो नॉर्मल पैनोरामिक सनरूफ है जो कि ओपन होता है, लेकिन XCV के केस में उसको उन लोगों ने इन्फिनिटी रूफ का नाम दिया है एंड ये खुलता नहीं है। सेफ्टी के हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा है कि कोई भी सनरूफ से बाहर नहीं निकलेगा, जो कि अनसेफ है लेकिन बहुत कॉमन है इंडिया में। यूज वाइज आई डोंट नो कि जैसे मैं उसको कभी कभी गर्मियों में कार को जल्दी ठंडा करने के लिए यूज़ करता हूँ। कैमरा हैरियर के केस में जो बोनट ट्रांसपेरेंट बोनट वाला भी है तो उसको वो लोग 540 डिग्री बोल रहे हैं। मैथ्स में नहीं पता कि वो कैसे 540 होता है, बट वो 540 होता है। एक और जो इंटरेस्टिंग काम किया है टाटा ने हैरियर में, वो है कि जो इसका इनसाइड व्यू मिरर है, जो रियर व्यू मिरर होता है अंदर, वो भी कैमरा बेस्ड है। तो जनरली वो होता है मिरर, लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने पीछे जो शार्क फिन एंटेना है उसके पीछे कैमरा दे दिया है और उसका फीड आप अपने रियर व्यू मिरर में यहाँ पर ले सकते हैं। अगर पीछे बूट में पूरा सामान ऊपर तक भी भरा हो तो आपके पास ये है जिससे आपको पीछे का व्यू मिलेगा। और इसकी वजह से जो पीछे का ग्लेयर है उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। और XCV के केस में वो चीज़ जो ऑटो डिमिंग वाला है, जिससे कि पीछे का हेडलाइट अगर आएगा तो फिर वो डिम कर देते हैं ताकि आपकी आंखों में लाइट ना लगे। और अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, और ये स्पेसिफिकेशन देख के मेरे को ये लग रहा है कि ये फ़ोन का कंपैरिजन हो रहा है, तो इन दोनों में इंटीग्रेटेड डैश कैम भी है। तो जो आगे पीछे के जो कैमराज है इतने सारे, उनमें से कुछ कैमराज में ये रिकॉर्डिंग भी होता है। एंड जो डिफ़ॉल्ट मेमोरी है हैरियर के केस में 64 GB है और 128 GB एक्सपैंडेबल है। और इसलिए ही मेरे को फ़ोन का रिव्यू लग रहा है अब। जो XCV90 है उसमें 128 GB का मेमोरी आता है। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है तो की फॉब, अब इसमें जो समन मोड, वो पार्किंग वाले, वो सारे तो हैं इन दोनों में। लेकिन जो टाटा ने एक और नया काम कर दिया है, इसमें एक स्मार्ट कार्ड ऐड कर दिया है। तो वो स्मार्ट कार्ड ये करता है कि आपको चाबी, जो मेन की है, वो भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आप उस कार्ड को सिंपली टैप करेंगे कार के जो भी डोर पे, तो वो कार ओपन हो जाएगा और आप ड्राइव भी कर सकते हैं। तो आपको बिना की के यू कैन ट्रैवल जहाँ पे भी आपको जाना हो। जो जैसे सिंपल यूज़ कैसे, जहाँ पर भी अगर शॉर्ट ड्राइव पे जाना हो या ऐसे किसी जगह जहाँ पर आपको चाबी लेके घूमना नहीं है, तो ये कार्ड काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। और जो हेड्स अप डिस्प्ले है वो दोनों में ही है। हैरियर के केस में उसमें ऑगमेंटेड रियलिटी वाला नहीं है। XCV के केस में वो है, जो कि आपको लेन्स वगैरह सब कुछ वहाँ पर ही बता देगा कि टर्न कहाँ लेना है। ओके, सो ये था सारा कुछ इन दोनों गाड़ियों के बारे में। अब इतने सारे फीचर्स हैं तो इनका प्राइसिंग भी कुछ वैसा ही है। मैं इनके डिटेल्स पे नहीं जाऊँगा, बस एक चीज़ हाईलाइट करूँगा कि जो हैरियर है उसका भी सिर्फ बेस एडवेंचर का 65 किलोवाट का लॉन्च में जो प्राइस रिवील हुआ है, जो कि है 21.5 लाख। बाकी जो है इसके मॉडल के नाम भी और उनके सारे स्पेसिफिकेशंस भी, ये मेरा एक्सट्रापोलेशन है लुकिंग एट उनके जो दूसरे कार हैं, कंपटीशन एंड ऑल। सो होप ये है कि जो इसका 4 व्हील ड्राइव है वो भी अराउंड 30 लाख के आसपास होगा एक शोरूम।
और वैसा हुआ तो फिर वो ऑन रोड डिपेंडिंग ऑन स्टेट अप टू 35 तक जा सकता है। सो देखते हैं कि इनके प्राइस कब रिलीज होते हैं। बाकी इसका कंपैरिजन अगर मैं XUV 90 से करूँ तो यहाँ पर सारे ऑप्शंस हैं, बट ये सिर्फ एक क्विक रेफरेंस के लिए। इसमें जो एक चीज़ जो अभी दिख रहा है कि अगर किसी को बेस मॉडल लेना है उसके इसमें हैरियर बिकम्स अ बेटर चॉइस, क्योंकि एक वो है सस्ता 21.5 लैक्स का, उसमें 65 किलोवाट का बैटरी है जो कि XUV वाले ऑप्शन से बड़ा है। और टाटा आज तक तो फ्री चार्जर देता है जो वॉल वाला 7.2 किलोवाट का, वो आई डोंट नो इसमें इंक्लूडेड है या नहीं है, बट XUV के केस में वो डेफिनेटली इंक्लूडेड नहीं है और उसका प्राइस भी 21.9 है। सो 50,000 मोर, कुछ किलोवाट लेस, लेकिन मे बी जो ओवरऑल फीचर्स वाइज पैक 1 में फिर भी ज़्यादा ही फीचर्स होंगे, क्योंकि इसमें पैक 2 से ही ADAS लेवल 2 आ जाता है और जो एडिशनल फीचर्स होते हैं वो सिर्फ पैक 3 में आते हैं। तो अब एक क्विक लुक में इनके प्रोज और कॉन्स देख लें। हैरियर के केस में एक जो इसका सबसे बड़ा अपर हैंड है वो है कि इसमें ऑल व्हील ड्राइव का भी ऑप्शन आता है और इसमें इंडिपेंडेंट मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन है, ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट ईवी बना देगा। और इसके अलावा अगेन ऑफ रोडिंग को ही हेल्प करने के लिए जिसके ऑल व्हील ड्राइव ऑप्शन, जिसके ऑल व्हील ड्राइव वाला वेरिएंट है, इसमें 6 टेरेन मोड्स आते हैं, जिससे कि आपको डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ ड्राइव कर रहे हैं, आप जो मोटर्स पे जो पावर जा रहा है उसको इससे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसमें एक कस्टम मोड भी है जिसमें कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और अगर XUV की बात करें तो इसके कंपैरिजन में वो ज़्यादा प्रीमियम है और जो ओवरऑल उसका फीचर्स है वो और भी ज़्यादा एडवांस्ड है, जैसे ऑगमेंटेड रियलिटी। और एक और जो एक सिग्निफिकेंट विजिबली जो डिफरेंस आपको दिख जाएगा वो है एक तीसरा स्क्रीन। तो XUV 90 के सामने पूरे के पूरे डैशबोर्ड में स्क्रीन है। और अब अगर कॉन्स की बात करें तो एक जो मेरे को कॉन पता है हैरियर का वो है उसका जो रियर सीट में कूलिंग उतना इफेक्टिव नहीं होता है। वो उसमें जो वेंट्स हैं वो है जो साइड पिलर्स में लगे हुए हैं, बट समहाउ उनमें एयर फ्लो का इशू काफ़ी कॉमन है। तो अब आई डोंट नो कि टाटा ने उसको फिक्स किया है या नहीं, बट रियर AC वेंट्स इन जनरल टाटा के उतने इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू अदर्स। और अब क्योंकि हैरियर का जो स्टांस है वो नॉर्मल SUV जैसा है, अगर आप देखेंगे जो दूसरे जो बॉर्न इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां हैं उन सब का जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कर्वी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि EVs में ड्रैग की वजह से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है जो इसके एनर्जी कंजम्पशन पे। तो कार को एफिशिएंट बनाने के लिए कार मैन्युफैक्चरर्स इनको और ज़्यादा एरोडायनेमिक बनाते हैं, लेकिन हैरियर के केस में तो मोस्ट लाइकली इसका ड्रैग ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से एफिशिएंसी इसका थोड़ा सा कम हो सकता है। और अगर XUV 90 की बात करें तो इसमें अभी तक सिर्फ रियर व्हील ड्राइव का ही ऑप्शन है। एंड ये जो रियर व्हील ड्राइव है अगर आपने मोड नहीं चेंज किया और वेट सरफेस पे चला रहे हैं तो ये ड्रिफ्ट हो सकता है, क्योंकि बेसिकली पीछे से पावर आ रहा है और सामने वाला चक्का डायरेक्शन कंट्रोल कर रहा है। सो अगर आपको ड्रिफ्ट करना है तो XUV 90 में रियर व्हील ड्राइव में हो जाएगा। हैरियर के भी रियर व्हील ड्राइव वाले में सेम ही सिचुएशन होगा। एंड इन दोनों में हैरियर में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर अगर ईवी की बात करें तो कर्व और नेक्सॉन का जो इंटीरियर है वो काफ़ी हद तक सेम है, जो सिस्टम्स है वो भी मोस्ट लाइकली सिमिलर ही होगा। एंड जो एक्सटीरियर है वो पूरा हैरियर जैसा है। तो टेक्निकली ये पूरा पूरा नया नहीं है फॉर टाटा, लेकिन अगर XUV 90 की बात करें तो ये पूरा ही नया गाड़ी बना है फ्रॉम ग्राउंड अप। तो अब क्योंकि ये उसका पहला वर्जन है, हो सकता है कि जो नए कार में निकल्स होते हैं छोटे मोटे जो इश्यूज होते हैं और EVs के केस में अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हो सकता है कि XUV 90 में मिले। ओके, तो ये था मेरा कंपैरिजन। और अब बात करते हैं कि अगर आप अभी मार्केट में हैं कार लेने के लिए तो मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सी कार किसके लिए ज़्यादा फिट है। अगेन मैं फिर से बोलूँगा मेरे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि हर एक का चॉइस अलग हो सकता है। तो बेस्ड ऑन जो सारे फीचर्स और सारा कुछ इसका जो लुक्स, आई फील कि अगर आपको ऑफ रोडिंग के लिए कोई ऑल व्हील ड्राइव गाड़ी चाहिए जिसमें कि आपको बिल्कुल सोचना ना पड़े कि वहाँ रोड है भी कि नहीं, तो हैरियर एवी आपके लिए। वहीं अगर आपको थोड़ा सा और फैमिली ओरिएंटेड, थोड़ा और टेक सावी, ज़्यादा कंफर्ट वाला कार चाहिए, थोड़ा सा प्रीमियम इंटीरियर हो, और तो फिर XUV 90 इसके अंदर जितने फीचर्स हो सकते थे आई थिंक महिंद्रा ने सारे डाल दिए। सो ओके, लेकिन जैसा मैंने बोला कि ये तो मेरा ओपिनियन है, आप बताइए कि आपका प्रेफरेंस कौन सा है और क्यों, और आपका यूज़ कैसा है। कि उल्टा भी हो सकता है कि आप हैरियर EV ले रहे हैं लेकिन आपको माउंटेन्स या ऑल व्हील ड्राइव का कोई यूज़ नहीं होने वाला है, उस केस में फिर शायद ऑल व्हील की जगह जो रियर व्हील ड्राइव है वो ऑप्शन काफ़ी अच्छा है इफ़ सारे फीचर सेम है।
और वहीं अगर आपको XCV9 से माउंटेन्स में जाना है तो आई डोंट थिंक उसमें कोई इशू होगा, बट वही वो रियल व्हील ड्राइव है, 4 व्हील ड्राइव नहीं है, तो थोड़े से तो लिमिटेशंस होंगे। तो अगर आपको ये कंपैरिजन पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ अमेजिंग ईवी जर्नीज पे चलें। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या फिर सजेशंस हैं, प्लीज़ कमेंट में आप शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप ड्राइविंग, कीप सेफ, थैंक यू।